वेलकम टू बिहार मैटर्स। इस विस्तृत विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी औपचारिक भूमिका के सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं। मैं बता दूं कि आज का यह डीप डाइव विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो बिहार गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, एसएससी, रेलवे, एसआई या फिर टीचर एग्जाम्स हो, आज का हमारा जो टॉपिक है बिहार पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन, ये हर परीक्षा के सिलेबस का एक बहुत ही कोर हिस्सा है। एकदम सही। तो आज की चर्चा के जो हमारे स्रोत हैं वे बिहार पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन पर आधारित एक बीपीएससी मास्टर लेक्चर के नोट्स हैं। और ये जो सारे आंकड़े हैं ये पूरी तरह से आधिकारिक 2011 की जनगणना यानी सेंसस 2011 पर आधारित हैं। और हमारा आज का मिशन सिर्फ इन भारी भरकम और सटीक आंकड़ों को, मतलब जनसंख्या घनत्व और प्रवास के नंबर्स को रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो राज्य की एक वास्तविक तस्वीर छिपी है उसे समझना है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ये नंबर केवल परीक्षा के तथ्य नहीं है, ये अर्थशास्त्र और मानव व्यवहार की एक पूरी जीती जागती कहानी बयां करते हैं। यद्यपि हमारी स्रोत सामग्री बहुत अकादमिक है, लेकिन इसमें राज्य के वर्तमान और भविष्य को आकार देने वाले सबसे महत्वपूर्ण सुराग छिपे हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बुनियादी आंकड़ों से। तो अगर हम किसी भी क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों को समझने की शुरुआत करें तो वो वहीं से होती है कि वहाँ कितने लोग हैं। जनगणना 2011 के जो बुनियादी आंकड़े हैं उनके अनुसार बिहार की कुल आधिकारिक जनसंख्या 10,40,99,452 है। 10 करोड़ 40 लाख से अधिक, मतलब ये तो इसे भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बना देता है, राइट? एकदम सही। और अगर हम पूरे भारत की कुल जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी देखें तो वो लगभग 8.58% बैठती है। ये एक बहुत बड़ा पैमाना है। अच्छा, इस विशाल आंकड़े के भीतर अगर हम लैंगिक वितरण यानी जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो हमारे स्रोत के अनुसार पुरुष आबादी लगभग 5 करोड़ 42 लाख है और महिलाएं लगभग 4 करोड़ 98 लाख है। हाँ, और यहाँ एक और आंकड़ा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दशकीय वृद्धि दर यानी डेकाडल ग्रोथ रेट। 2001 से 2011 के बीच ये दर 25.42% रही है। 25.42%। एक मिनट, ये तो बहुत ज्यादा है। अगर हम इसकी तुलना राष्ट्रीय औसत से करें जो हमारे नोट्स के अनुसार लगभग 17.7% था, तो ये उससे कहीं अधिक है। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है। और हालांकि हमारा जो आधिकारिक आधार है वो 2011 ही है, लेकिन नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्तमान में ये आबादी लगभग 12.7 करोड़ यानी 127 मिलियन होने का अनुमान है। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। इतनी तेजी से बढ़ती आबादी का सीधा असर कहाँ पड़ता है? यहाँ पर हमारा वो आंकड़ा आता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बड़े भारतीय राज्यों में ये सबसे अधिक है। 1106 व्यक्ति। देखिए, इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देती हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत ही छोटे से कमरे में एक विशाल भीड़ को समायोजित करने की कोशिश की जा रही हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्या ये केवल भौतिक स्थान, मतलब सिर्फ फिजिकल स्पेस की कमी है, या ये बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर एक अदृश्य दबाव भी पैदा करता है? क्योंकि बहुत से बड़े शहर भी तो घने बसे होते हैं। देखिए, यही सबसे बड़ा कैच है। ये उच्च घनत्व ही बिहार की सबसे बड़ी ढांचागत या स्ट्रक्चरल चुनौती है। जब 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां का शहरीकरण बहुत कम है, तो भूमि, जल और रोजगार के अवसरों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चूंकि लोग शहरों में नहीं हैं, तो ये दबाव सीधे गांव पर है। बिल्कुल। हमारे स्रोत के अनुसार राज्य का शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन केवल 11 से 12% है, जो भारत में सबसे कम में से एक है। तो इसका मतलब है कि लगभग 88-89% आबादी ग्रामीण इलाकों में रह रही है और कृषि पर निर्भर है। जमीन के हर छोटे टुकड़े पर खेती का दबाव है। एकदम सही। अब आप खुद सोचिए,
जब संसाधनों पर इतना भारी दबाव होता है और शहरीकरण इतना कम होता है, तो इसका सीधा परिणाम क्या होता है? लोग बाहर निकलते हैं, पलायन करते हैं। बिल्कुल। और यहीं से हमारी चर्चा प्रवास यानी माइग्रेशन की ओर मुड़ती है। जनगणना 2011 के माइग्रेशन टेबल, जिसे डी सीरीज कहते हैं, उसके अनुसार बिहार में कुल प्रवासी 2,72,44,869 हैं। 2,72,00,000? ये संख्या तो मतलब कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है ना? लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो आउट माइग्रेशन का है। मतलब वो लोग जो राज्य छोड़कर बाहर चले गए। ये आंकड़ा 74.54 लाख है। 74.5 लाख राज्य से बाहर गए। और नोट्स में ये स्पष्ट लिखा है कि बिहार एक नेट आउट माइग्रेशन राज्य है। मतलब राज्य में आने वालों की तुलना में राज्य से बाहर जाने वालों की संख्या कहीं अधिक है। बिल्कुल। और इसे अगर हम राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार मिलकर भारत के कुल अंतर्राज्यीय प्रवासियों यानी इंटरस्टेट माइग्रेंट्स का लगभग 37% हिस्सा बनाते हैं। 37%? यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इन लाखों लोगों के घर छोड़ने का प्राथमिक कारण क्या है? क्या ये सिर्फ मजबूरी है या कुछ और? देखिए, जनगणना के आंकड़े इसका बहुत स्पष्ट उत्तर देते हैं। प्रवास के मुख्य कारणों में काम और रोजगार, विवाह, शिक्षा और पारिवारिक स्थानांतरण शामिल हैं। विवाह महिलाओं के प्रवास का एक बड़ा कारण होता है। हाँ, लेकिन विशेष रूप से पुरुषों के लिए काम और रोजगार ही सबसे प्रमुख कारण है। रोजगार की तलाश में ये लोग मुख्य रूप से दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों की ओर रुख करते हैं। अच्छा, अब मैं इसे अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखना चाहूंगी। लोग काम के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वे कमा रहे हैं। लेकिन मूल राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए इस बड़े पैमाने पर माइग्रेशन का वास्तविक अर्थ क्या है? यह एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इसे समझाने के लिए मैं एक स्पोर्ट्स टीम का उदाहरण देना चाहूंगी। ये ऐसा है जैसे कोई खेल टीम अपने सभी बेहतरीन फिट और युवा खिलाड़ियों को दूसरी टीमों में खेलने के लिए भेज दें। बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है ना? वो खिलाड़ी बाहर जाकर बहुत सफल होते हैं, खूब नाम कमाते हैं और घर पैसे भी भेजते हैं। लेकिन जो घरेलू टीम है वो अपने ही स्थानीय टूर्नामेंट जीतने के लिए संघर्ष करती रहती है, क्योंकि उसके पास अच्छे खिलाड़ी बचे ही नहीं हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि प्रवास के अर्थव्यवस्था पर दो बिल्कुल विपरीत प्रभाव होते हैं। यह एक दोधारी तलवार है। तो इसका सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव क्या है? सकारात्मक पहलू है रेमिटेंस, यानी जो पैसा प्रवासी बाहर से कमाकर अपने घर भेजते हैं। ये बाहर से भेजा गया पैसा ग्रामीण आय को भारी समर्थन देता है। इससे परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ती है। ये तो एक बड़ा फायदा है। गरीबी कम करने में इससे मदद मिलती होगी। लेकिन फिर इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक प्रभाव है लेबर ड्रेन, यानी श्रम की निकासी। देखिए, राज्य के पास एक बहुत बड़ा श्रम बल है, जो कि एक बड़ा अवसर हो सकता था। लेकिन जब सबसे युवा और काम करने वाले लोग चले जाते हैं, तो स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास या लोकल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत धीमी रह जाती है। राइट। मतलब अगर कोई कंपनी बिहार में इंडस्ट्री लगाना चाहे तो उसे उस उम्र के कुशल लोग ढूंढने में दिक्कत होगी, क्योंकि वे सब तो दिल्ली या गुजरात जा चुके हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है राज्य में उच्च निर्भरता अनुपात, जिसे हाई डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं, उसका बढ़ना। अच्छा, ये डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? स्टूडेंट्स के लिए इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, जब घर के युवा और काम करने वाले सदस्य बाहर चले जाते हैं, तो पीछे गांव में कौन रह जाता है? बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, जो सीधे तौर पर आर्थिक उत्पादन में हिस्सा नहीं ले पाती। ओ, समझ गई। मतलब कमाने वालों की संख्या कम हो जाती है और उन पर आश्रित लोगों की संख्या बढ़ जाती है। एकदम सही। और इससे राज्य सरकार पर स्वास्थ्य, शिक्षा और पेंशन जैसी सुविधाओं का भारी दबाव पड़ता है, जबकि जो युवा टैक्स दे सकता था वो किसी और राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर इस लेबर ड्रेन को रोकने और इस विशाल मानव संसाधन को राज्य के भीतर ही एक आर्थिक शक्ति में बदलने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार इस चुनौती से वाकिफ है और स्रोत के अनुसार सरकार की नीतिगत प्रतिक्रिया या गवर्नमेंट रिस्पांस का वर्तमान फोकस मुख्य रूप से 3 चीजों पर है। कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट, रोजगार सृजन और उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। नीतियां तो अच्छी लग रही हैं। तो क्या इसके लिए कुछ विशेष योजनाएं भी चलाई जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल। नोट्स में कुछ प्रमुख योजनाओं का जिक्र है, जैसे कि
कुशल युवा प्रोग्राम जो युवाओं को कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने पर जोर देता है। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है ताकि उच्च शिक्षा में पैसे की बाधा ना आए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मैं यहाँ थोड़ा सा एक सवाल उठाना चाहूंगी। कुशल युवा प्रोग्राम से हम युवाओं को स्किल्स तो दे रहे हैं, लेकिन अगर राज्य में इंडस्ट्री ही नहीं है तो क्या वे स्किल सीखकर बेहतर नौकरी के लिए फिर से बाहर नहीं चले जाएंगे? ये बहुत ही जायज सवाल है और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जिक्र किया। इस योजना का फोकस युवाओं को सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। ओह, मतलब उन्हें खुद का बिजनेस या छोटी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना, ताकि वे अपने साथ साथ 10 और लोगों को रोजगार दे सकें। बिल्कुल, यही सरकार की दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म रणनीति है। ये तो बहुत ही शानदार विजन है। अब देखना यह है कि ये नीतियां जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित होती हैं। सही कहा। और इसका सबसे बड़ा टेस्ट कब होगा पता है? आगामी भारत की जनगणना 2026 में। 2026 का सेंसस, ये तो एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। 2026 की जनगणना हमारे सामने जनसंख्या, प्रवास और कार्यबल के बिल्कुल नए और अपडेटेड आंकड़े लेकर आएगी। तब हमें पता चलेगा कि इन योजनाओं का कितना असर हुआ है। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो हमारे स्रोत के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बिहार की जनसंख्या संरचना एक ही सिक्के के दो पहलू प्रस्तुत करती है। एकदम सही। एक और ये विशाल श्रम बल या लेबर फोर्स के रूप में एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन दूसरी ओर उच्च घनत्व और कम औद्योगिक आधार के कारण ये प्रवास का भारी दबाव भी पैदा करती है। और एग्जाम के नजरिए से देखें तो इन सटीक आंकड़ों की समझ न केवल बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ने के लिए भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, स्टूडेंट्स को इन की पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। ये बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। तो सेशन को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक अंतिम उत्तेजक विचार, एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। जैसे जैसे 2026 की जनगणना करीब आ रही है, क्या नए आंकड़े ये दिखाएंगे कि कौशल विकास और उद्यमिता की हालिया नीतियों ने दशकों पुराने लेबर ड्रेन की दिशा बदल दी है? या फिर क्या ऐतिहासिक प्रवास के पैटर्न इतने गहरे हैं कि उन्हें बदलना अभी बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन आधिकारिक आंकड़ों से आगे की सोचने पर मजबूर करता है। खैर, इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। ये था बिहार मैटर्स का आज का सेशन। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें और इन टॉपिक्स को रिवाइज करना ना भूलें। अगले सेशन में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। देखते रहिए बिहार मैटर्स। टेक केयर।